अकबर की सेना चित्तौड़गढ़ से 10 मील आगे खड़ी थी। मेवाड़ के महाराज राणा उदय सिंह के पास दो रास्ते थे, या तो अपने से कई गुना बड़ी अकबर की सेना से घिर जाने के बावजूद भी अपनी आखिरी सांस तक अपनी जगह पर खड़े रहते और उनसे मुकाबला करते, या फिर शेर की तरह 2 कदम पीछे लेते ताकि अगली चाल में 4 कदम आगे बढ़ सकें। राणा उदय सिंह कुंवर प्रताप के लाख मना करने के बावजूद भी अपने कुछ सामंतों और सैनिकों के साथ आरावली की पहाड़ियों में स्थित गोगुंडा शहर चले जाते हैं ताकि आज़ादी की लड़ाई को आगे भी जारी रखा जा सके। युद्ध की कमान अब थी जयमाल और कल्ला और उनके 8000 वीर राजपूत सैनिकों के हाथ में। मुगल चित्तौड़ किले की तरफ सीधा हमला करते हैं, लेकिन चित्तौड़ किले की दीवारें इतनी मजबूत थी कि पहला हमला विफल हो जाता है। मुगलों के पास अब एक ही ऑप्शन बचा था कि वो किले की रसद खत्म होने का इंतजार करते, जिसके बाद किले में मौजूद सैनिकों को खुद ब खुद बाहर आना पड़ता और मुगलों के साथ युद्ध करना पड़ता। आने वाले महीनों में अकबर के सैनिकों ने बार बार कोशिशें की चित्तौड़गढ़ किले की दीवार के करीब पहुंचने के, लेकिन हर बार वो विफल हो रहे थे। विफलता से परेशान होकर अकबर ने 5000 एक्सपर्ट बिल्डर्स और कारपेंटर्स को युद्ध भूमि में बुलवाया। मुगलों का प्लान था कि वो 2 माइंस बनवाएंगे और एक ट्रेंच यानी सुरंग बनाएंगे जो कि सीधा जमीन के नीचे से होता हुआ चित्तौड़ के दीवार के करीब पहुंच जाए। माइंस के कंस्ट्रक्शन के दौरान लगातार चित्तौड़ के सैनिक मुगलों को अपने तीरों का निशाना बना रहे थे, जबकि इसका जवाब देने के लिए 3 मुगल की तोपें चित्तौड़ किले के ऊपर लगातार बम्बार्डमेंट कर रही थी। घेराबंदी शुरू करने के ठीक 58 दिन के बाद मुगल सैनिक चित्तौड़ किले के करीब पहुंच जाते हैं। किले की दीवार के करीब 2 माइंस को एक्सप्लोड किया जाता है, जिसके वजह से 200 मुगल सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन चित्तौड़ की दीवार का एक हिस्से में छेद हो जाता है। पर चित्तौड़ के सैनिक बहुत ही जल्द इस छेद को भर देते हैं। इसके बाद अकबर अपने तोप को इसी सुरंग के अंदर से छुपाता हुआ धीरे धीरे चित्तौड़ के किले के दीवार के करीब ले आता है। आखिरकार 22 फरवरी 1568 की रात अकबर की तोप ने चित्तौड़गढ़ किले की दीवार को कई जगह से तोड़ दिया और आखिरकार मुगल सैनिकों को किले के अंदर घुसने का मौका मिल ही गया। किले की सक्रिय रास्तों के बीच मुगलों और राजपूतों के बीच भीषण युद्ध हुआ। वीर राजपूतों ने जयमाल और कल्ला के नेतृत्व में अपने से कई ज्यादा संख्या में मौजूद मुगलों को कड़ी टक्कर दी। इस युद्ध की एक घटना बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अकबर के सैनिकों ने जयमाल के जांघ पर गोली मार दी, जिसके बाद वो चलने में असफल थे। कल्ला ने जयमाल को अपने कंधे पर बिठा लिया और दोनों एक इंसान की तरह लड़ने लगे, जिनके 2 पैर थे और 4 हाथ थे। इस दृश्य को देखकर मुगल सैनिक भी चौंक उठे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जिंदगी में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। इसके बाद जयमाल तो जमीन पर गिर जाता है और कल्ला का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कल्ला का जो शरीर है वो मुगलों के साथ लड़ता रहता है। कल्ला और जयमाल की इस बहादुरी को देखते हुए आज भी उनके गांव में उनका एक 2 पैर और 4 हाथ वाले देवता के रूप में पूजा किया जाता है। युद्ध अब खत्म हो चुका था, मुगल जीत चुके थे, लेकिन इसके बाद अकबर ने जो किया वो आपको किसी भी हिस्ट्री के किताब में नहीं पढ़ाया जाता। अकबर के द्वारा किले के अंदर छुपे हुए 30,000 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारने का फरमान सुनाया जाता है। अकबर के अपने लेखक अबू फजल के मुताबिक किले के अंदर मौजूद सभी मंदिरों और उनके अंदर मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियों को टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और आम लोगों का जो मैसेकर है यानी जो नरसंहार है वो अगले दिन तक चलता रहता है। अबू फजल के मुताबिक चित्तौड़ की गलियां लोगों के खून और मृत शरीर से भर जाती हैं। मुगल शासक अकबर की उदारता के किस्से हमारे हिस्ट्री की किताबों में भरे पड़े हैं और इन्हें ही हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। पर इस युद्ध की कहानी जानने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये था मुगल बादशाह अकबर का उदारता। आप सबसे दरख्वास्त है, इस वीडियो के पार्ट 2 में जाने से पहले आपके लिए ये जरूरी है कि ये जो भारत का असल इतिहास है, जो हमारे सूरवीरों की कहानी है, इसे भारत के बच्चे बच्चे तक को पढ़ाया जाए और उन्हें पता चले कि भारत का असली इतिहास क्या था। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए ताकि भारत का असल इतिहास ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। अकबर दिल्ली वापस चले जाता है इस संतुष्टि के साथ कि अब उसने पूरे राजपूताना के ऊपर कब्जा कर लिया है और अब उसे मेवाड़ से होते हुए गुजरात के बंदरगाह का सीधा रास्ता मिल जाएगा। यानी व्यापार के जरिए अब मुगल साम्राज्य और भी ज्यादा अमीर बन सकता था।
परंतु अकबर को ये जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि राणा उदय सिंह से भी बड़ा शूरवीर आ चुका है मुगल साम्राज्य को टक्कर देने। चित्तौड़गढ़ के युद्ध के ठीक 4 साल के बाद 1572 में राणा उदय सिंह इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और उनके जगह गोगुंडा शहर में ही राज तिलक होता है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के भाई जगमाल राजगद्दी ना मिलने से दुखी होकर के अजमेर चले जाते हैं मुगल की सेना में भर्ती होने। महाराणा प्रताप के राजा बनने के बाद अकबर ने 4 शांति दूत भेजे एक के बाद एक, ताकि वो महाराणा को ये मना सके कि युद्ध को टाल दिया जाए। पर बदले में महाराणा को अकबर के अधीन होना पड़ता, जो कि उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। युद्ध होना अब तय था। अकबर ने मेवाड़ के सभी एलायंस को घूस दे करके अपने साथ मिला लिया और इन सभी सेनाओं को इकट्ठा करके मेवाड़ की तरफ आगे कूच कर गया। अकबर खुद इस युद्ध में कभी आया ही नहीं, उसने पूरी सेना की कमान राजा मान सिंह के हाथ में दे दी। महाराणा प्रताप जानते थे कि इतनी बड़ी सेना के साथ सीधा युद्ध करना, वो भी खुले मैदान में, खुद को मारने जैसा होगा। महाराणा ने अपना पोजीशन गोगुंडा में होल्ड करके रखा था, क्योंकि गोगुंडा पहुंचने के लिए हल्दी घाटी से होकर के आना पड़ता था और गोगुंडा तीनों तरफ से बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गोगुंडा का बनावट एक अभेद्य किले की तरह था। मैं आपको बता दूं कि छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर को इतिहास में पहली बार जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया था वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की इस युद्ध कला ने आगे चल के कई महावीर जैसे कि शिवाजी महाराज को भी इंस्पायर किया था। अगर आप शिवाजी महाराज के ऊपर अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मान सिंह को भी यही लग रहा था कि महाराणा प्रताप की सेना इस इलाके से बाहर कभी निकलेगी ही नहीं, पर महाराणा प्रताप की सेना में मौजूद युवाओं का मानना था कि हमें हल्दी घाटी से बाहर निकल के मुगलों का खुले मैदान में सामना करना चाहिए। महाराणा युद्ध की रणनीति बनाते हैं। वो फैसला करते हैं कि सबसे पहले मेवाड़ के जो घुड़सवार सैनिक है वो हल्दी घाटी से बाहर निकल के मान सिंह की सेना के ऊपर सीधा हमला करेंगे। ये हमला इतना तेज और जोरदार होगा कि इससे उनकी सेना तितर बितर हो जाएगी। अगर ये रणनीति सफल रहा तो युद्ध को आगे जारी रखा जाएगा, लेकिन अगर ये विफल हुआ और महाराणा के ज्यादा सैनिक मारे गए तो इसके बाद स्ट्रेटेजिक रिट्रीट किया जाएगा। महाराणा के सैनिक पीछे आरावली की पहाड़ियों की तरफ चले जाएंगे और वापस जाते समय उन्हें कवर देंगे भील तीरंदाज। मान सिंह की सेना में मौजूद थे 80,000 से लेकर 1 लाख सैनिक, जबकि महाराणा प्रताप के पास थे 15 से लेकर 30,000 सैनिक। दोनों सेनाएं अपनी अपनी फॉर्मेशन शुरू करती हैं। मान सिंह की सेना में बीच में खड़े थे राजा मान सिंह, राइट फ्लैंक संभाले हुए थे बरहा सईदी जो कि एक मुगल टुकड़ी थी, लेफ्ट फ्लैंक में खड़े थे जनरल गाजी खान और राय लोंकन की सेना। इसके अलावा राजा मान सिंह के पास कैवेलरी आर्चर्स यानी घुड़सवार तीरंदाज की एक मुगल सेना थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती थी हर एक युद्ध में। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व फोर्स जो कि युद्ध का परिणाम तय करने वाले थे। इसके ठीक सामने खड़ी थी राजपूतों की सेना, जिसमें बीच का हिस्सा संभाले हुए थे खुद महाराणा प्रताप। राइट फ्लैंक संभाले हुए थे ग्वालियर के महाराजा, जबकि लेफ्ट फ्लैंक में भील कम्युनिटी के तीरंदाज खड़े थे। महाराणा की सेना थोड़े हाइट पे खड़ी थी। जैसे ही युद्ध का आगाज होता है महाराणा के कैवेलरी यानी घुड़सवार सैनिक टूट पड़ते हैं मुगलों की सेना के ऊपर। ये शुरुआती हमला इतना ज्यादा भीषण और तेज होता है कि इससे मान सिंह की सेना पूरी तरीके से हिल जाती है। मेवाड़ी घुड़सवारों द्वारा मुगलों के लेफ्ट फ्लैंक को शुरुआती झटका देने के बाद राजपूतों का पूरा राइट विंग मुगलों के इस लेफ्ट विंग के ऊपर चढ़ जाता है और उन्हें युद्ध भूमि में हरा देता है। पर मुगलों का ये लेफ्ट लाइन टूटता नहीं है, क्योंकि खुद राजा मान सिंह अपने रिजर्व फोर्सेस के साथ इस पार्ट में आ जाते हैं और लेफ्ट फ्लैंक को गिरने से संभाल लेते हैं। उस जमाने के युद्ध में सेनाएं अपनी लाइंस को 3-4 लाइन डीप बनाते थे और दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकराती रहती थी जब तक किसी एक सेना में छेद ना हो जाए। जैसे ही किसी एक सेना में एक गैप क्रिएट होता था, दुश्मन की सेना उस गैप के जरिए घुस जाती थी और अंदर से दुश्मन सैनिकों को काटना शुरू कर देती थी। इस तरीके से बड़े ही आसानी से दुश्मन के एक फ्लैंक को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता था। इसके बाद वो सैनिक सेंटर में खड़ी मेन सेना के ऊपर सीधा हमला करते थे, वो भी 2 तरफा, एक सामने से और एक टूटे हुए फ्लैंक के साइड से, जिससे कि जो दुश्मन का सेंटर है वो एक तरफ कॉर्नर हो जाता था। कॉर्नर हो जाने के बाद दुश्मन की सेना के पास भागने का रास्ता नहीं बचता था और दुश्मन का एक एक सैनिक स्लॉटर कर दिया जाता था।
यही रणनीति अपनाया था महाराणा प्रताप ने और वो सफल रहे थे क्योंकि मुगलों का लेफ्ट फ्लैंक लगभग खत्म हो गया था। पर मुगलों की सेना इतनी बड़ी थी कि उनके पास एक बहुत बड़ा जत्था था रिजर्व फोर्सेस का, जिनका नाम था अल्तमश। ये वही सेना थी जो कि जब भी कोई फ्लैंक कमजोर पड़ता तो उसके जगह आ जाती और इसी अल्तमश ने लेफ्ट फ्लैंक को टूटने से बचा लिया। महाराणा को मुगलों के लाइन में एक गैप क्रिएट करना था, तभी वो अपने वॉर एलिफेंट्स को मुगलों की सेना के बीच में भेज पाते जहां वो मैक्सिमम डैमेज करते। परंतु मुगलों की लाइन टूट नहीं रही थी। महाराणा ने अपने घुड़सवार सेना को पीछे बुलाया, उन्हें रिफॉर्म किया और वापस से चार्ज किया मुगलों की सेना के ऊपर। इस चार्ज में महाराणा के कई घुड़सवार सैनिक मारे गए। इसके बाद महाराणा ने अपने इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों को युद्ध में उतारा और सीधे मुगलों से लोहा लेने के लिए आगे भेज दिया। महाराणा ने अब अपने हाथियों को युद्ध में उतार दिया था। सामने खड़े थे मान सिंह के हाथी और अबू फजल के मुताबिक हाथियों का ये जंग सबसे ज्यादा कमाल का था। राजपूतों ने अपने विशालकाय हाथी लोना को मैदान में उतारा। लोना का वार इतना ज्यादा घातक था कि मुगलों का लाइन तितर बितर हो गया। लोना के सामने मुगलों ने गजमुख नाम के हाथी को खड़ा किया, लेकिन लोना उससे कई ज्यादा शक्तिशाली था और लोना के इस कहर के सामने मुगल सैनिक टिक नहीं पा रहे थे। मुगल के फ्रंट लाइन के सभी सैनिक एक एक करके मैदान छोड़ के भाग रहे थे। लोना ये युद्ध जीत रहा था, पर तभी मुगलों के एक सैनिक ने एक गोली चलाई जो कि सीधे जाके लोना के महावत को लगा और वो मारा गया, जिसके बाद लोना युद्ध भूमि छोड़ के चला गया। लोना के जाने के बाद राजपूतों ने राम प्रसाद को मैदान में उतारा और राम प्रसाद लोना से भी ज्यादा कहर बरसाने लगा मुगल सैनिकों के ऊपर। पर तभी मुगलों की तरफ से एक और गोली चलती है और राम प्रसाद का भी महावत मारा जाता है। राम प्रसाद ने अब तक मुगलों के 13 हाथियों को हरा दिया था, लेकिन जैसे ही उसका महावत मारा गया मुगलों ने सोचा कि वो राम प्रसाद को कैप्चर कर लेंगे और उसे अकबर को तोहफे के स्वरूप देंगे। राम प्रसाद को पकड़ने के लिए मुगलों ने एक चक्रव्यूह रचा, जिसमें 7 एलिफेंट्स राम प्रसाद को घेर के खड़े हो गए और 14 महावत युद्ध भूमि में आ गए और इन सभी ने मिल करके आखिरकार राम प्रसाद को कैप्चर कर लिया और उसे युद्ध के बाद दिल्ली ले गए। राम प्रसाद की बहादुरी को देखते हुए अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया और उसके सामने तरह तरह के व्यंजन पेश किए, परंतु राम प्रसाद ने उनमें से किसी भी व्यंजन को नहीं खाया। वो 18 दिन तक भूखा रहा और 18 दिन बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। लोक कथा में बताया जाता है कि अकबर ने राम प्रसाद की ऐसी शौर्यता को देखते हुए कहा था कि जिसका हाथी भी मेरे सामने नहीं झुका वो महाराणा मेरे सामने कैसे झुकेगा। रणभूमि में हाथियों का रण खत्म हो चुका था और इसके बाद जो युद्ध का परिणाम था वो धीरे धीरे मेवाड़ की तरफ मुड़ता जा रहा था। महाराणा प्रताप ने सोचा कि यही सही मौका है युद्ध को खत्म करने का। उन्हें युद्ध भूमि में मान सिंह दिखाई दे गए। अपने घोड़े चेतक के साथ पूरी फोर्स और स्पीड के साथ वो मान सिंह की तरफ दौड़ पड़े। राजा मान सिंह एक विशालकाय हाथी के ऊपर बैठा था, जबकि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी एक बहुत ही विशालकाय घोड़ा था। चेतक ने रणभूमि में अदम्य साहस दिखाया। उसने पूरे फिरोसिटी के साथ अपने दोनों पैरों से जा करके मान सिंह के हाथी के सूंड के ऊपर धक्का दिया। इस वार का इंटेंसिटी इतना ज्यादा था कि मान सिंह का हाथी लड़खड़ा गया और राजा मान सिंह अपने हाथी से नीचे गिर गया। महाराणा उसी पल युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन मान सिंह का जो हाथी था उसके सूंड के पास 2 लंबी लंबी तलवारें लगी थी प्रोटेक्शन के लिए, और जैसे ही चेतक ने उसके सूंड के ऊपर हमला किया था चेतक का खुद का पैर घायल हो गया था। जैसे ही ये दृश्य मुगल सैनिकों ने देखा उन्हें लगा कि महाराणा को पकड़ने का ये सही मौका है और वो सब एक साथ महाराणा प्रताप के ऊपर टूट पड़े। मुगल सैनिकों के इस वार से महाराणा प्रताप बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, लेकिन उसी वक्त चेतक ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अपनी घायल टांगों के साथ चेतक महाराणा को लेकर के युद्ध भूमि से पीछे आरावली की तरफ भागा और इतने तेजी से भागा कि कोई भी मुगल सैनिक उसका पीछा नहीं कर पाया। भागते भागते सामने एक नहर आ जाता है। ये नहर इतना बड़ा था कि सबको लगा कि चेतक इस नहर को पार नहीं कर पाएगा, पर चेतक ने अपना पूरा प्राण एक उस पल में झोंक दिया और एक बार में उस नहर को कूद के पार कर गया। चेतक ने अपने प्राणों की आहुति देके अपने महाराणा के प्राणों को बचा लिया। इस दृश्य को देख के मुगल सैनिक भी सत्ते में आ गए थे। उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चेतक ने अपने महाराणा के गोद में अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन जाते जाते इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवा गया। अभी तक राजपूत काफी अच्छे पोजीशन में थे। अपने से कई गुना बड़ी मुगलों की सेना को वो भारी नुकसान पहुंचा रहे थे।
युद्ध हाथों से फिसलता हुआ देख मुगलों ने अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने अपने रिजर्व फोर्सेस को मैदान में उतार दिया और चारों तरफ ऐसी झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर अपने रिजर्व टुकड़ियों के साथ मैदान में आने वाला है। अकबर की रिजर्व सेनाएं बहुत ही तेजी से धूल उड़ाने लगी। हवा में फैलते इस धूल के गुब्बार को देखते हुए सभी सैनिकों को लगा कि एक बहुत ही बड़ी रिजर्व टुकड़ी इस तरफ आ रही है। इससे मुगल सैनिकों का मनोबल काफी ज्यादा ऊपर हो गया, लेकिन राजपूतों ने यह तय किया कि वो अब काफी ज्यादा थक चुके हैं और इतनी बड़ी रिजर्व सेना का वो सामना अब नहीं कर सकते हैं। राजपूतों ने अपना प्लान बी शुरू किया, जो कि था टैक्टिकली रिट्रीट करना और पीछे पहाड़ियों की तरफ चले जाना। महाराणा प्रताप अब तक काफी ज्यादा घायल हो चुके थे और वो अपने कोर ग्रुप के साथ रिट्रीट करने लगे, जबकि राजपूतों की जो तीरंदाज सेना थी वो मुगलों को रोके हुए थी। राजा मान सिंह ने अपनी सेना को वहीं रोक लिया और महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि हल्दी घाटी का जो नैरो पास है उसके अंदर एक एम्बुश छुपा हो सकता है। यानी ये राजपूतों की कोई चाल है जिसमें हल्दी घाटी के नैरो पासेस के अंदर राजपूतों ने अपनी सेनाओं को छुपा करके रखा है और जैसे ही मुगल सेना इन पासेस के अंदर जाएंगी उन्हें दोनों तरफ से घेर करके मार दिया जाएगा राजपूतों द्वारा। महाराणा प्रताप का कोर ग्रुप अब भी काफी ज्यादा मजबूत था। रात हो चुका था और ये एक अननोन टेरेन था मुगलों के लिए। ऐसे में महाराणा के पीछे जाना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा कदम था। महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ आरावली की पहाड़ियों में चले जाते हैं और वहां पे एक प्रतिज्ञा लेते हैं, जब तक मुगलों को हरा के अपना मेवाड़ वापस नहीं ले लेता जमीन पे गिरा हुआ खाना खाऊंगा, जमीन पे सोऊंगा, दाढ़ी नहीं बनाऊंगा और किसी भी तरह के शारीरिक भोग को नहीं उठाऊंगा। युद्ध खत्म होने के बाद भी अकबर ने कई सारे शांति दूत भेजे महाराणा के पास ताकि महाराणा शांति स्वीकार करे और अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर ले। परंतु महाराणा प्रताप का उन सब से एक ही बात कहना था कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध स्टेलमेट रहा, यानी इसमें ना तो मुगलों की जीत हुई ना ही राजपूतों की। परंतु महाराणा की कहानी यही समाप्त नहीं होती है। महाराणा के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था दिवैर का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को उसके घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया था और 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने सर झुका के सरेंडर कर दिया था। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो बैटल ऑफ दिवैर की कहानी आपको मिलेगी इस वीडियो के पार्ट 2 में। उस महत्वपूर्ण वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और महाराणा प्रताप और राजपूतों से जुड़े मर्चेंडाइज आपको हमारे ऑफिशियल स्टोर बलिदान पे मिल जाएगा। बलिदान का लिंक नीचे मौजूद है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।